खिड़कियों से छन कर आती धूप से रजा सुल्तान अली जोर से दौड़ा, कितनी बार कहा है मैंने, सकता मेरे कमरे की खिड़कियों के पट मत खोलो और न ही पर्दे हटाने की ज़रूरत है। रोज़ मेरा नींद हराम कर देते हैं। रजा गुस्से से बिस्तर से उठा और बड़बड़ाता हवा सीधा वाशरूम चला गया। जैसे ही फरिश होकर बाहर निकला, मुलाजिम की पूरी एक फौज कमरे में सर झुकाए खड़ी थी। रजा ने सब पर एक तैराना नजर डाली और सख्ती से वोट भेज कर रह गया, जबान अपने लिए कोई और नौकरी तलाश लो, सकता रोज मेरी नींद हराम कर देते हो। रजा सपाट लहजे में बोला, लेकिन वो बड़े साहब का कहना है। रोज आपको सूरज की पहली किरण निकलते ही उठा, दोनों शरीर में रोज वक्त पर पर्दे। रजा ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोका और दो नौकरों को हाथ से इशारा दिया तो वो जुबान को बाजुओं से खींच कर बाहर ले गए। आज कल देख रहा हूँ इन मुलाजिमों की जबान मेरे आगे बहुत चलने लगी है। याद रखना, मुझे कोई मतलब नहीं और न ही फर्क पड़ता है अब्बा क्या कहते हैं क्या नहीं। सकता मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ और आगे भी उनका फरमाबरदार रहूँगा, लेकिन तुम लोग मेरे खास मुलाजिम हो और मैंने तुम लोगों पर जो अनैतियाँ की हैं वो कभी भी मत भूलना। असले इस कमरे से लेकर बाहरी दुनिया तक तुम लोग मेरे हुक्म के पाबंद रहोगे और जो मैं कहूँगा इस पर सिर्फ हम करोगे, और अगर मेरे साथ बदतमीजी या जबान दराजी की तो बाकी तुम लोग अच्छे से जानते हो मैं कितना खतरनाक हूँ और कैसी सजाएं देता हूँ। नजर की बात पर सारे मुलाजिम कान खोते। वो लोग जानते थे उनका हाकम कितना जालिम है। जल्दी एक मुलाजिम ने बढ़कर उसे कोट पहनाया और सब दबे पाँव कमरे से निकल गए। रजा अपनी महंगी परफ्यूम खोल पर छिड़कता तैयार होने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे से निकला तो वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। पूरे बाल सलीके से जेब से एक तरफ सेट किए हुए थी और ब्लैक तरी पे सूट और महंगे जूते और हाथों में ब्रांडेड घड़ी उसकी नफास पसंद तबीयत को खासा जाय कर रही थी। वो था ही इतना ज्यादा बेडलोकंग और दार्शन सकता, जहाँ से भी गुजरता सारी लोगों की नजरें इस पर ठहर सी जाती थी। बोरा दूधिया रंग और भूरी आंखें, सकता हल्की बड़ी सी जो हमेशा ही चेहरे पर रहती थी। उसे हेरी बेड पसंद था। चेहरे के तीखे नकोश और कटावदार होंठ जो ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से स्याह माइल हो गए थे, लेकिन असली संजीदा और परवकार शख्सियत पर जचता था। मिजाज में सख्तपन और संजीदगी थी। तंग गो और फजूल बुई कम करना उसकी आदतों में शुमार था। रजा शाहाना चाल चलता हवा डाइनिंग टेबल पर पहुंचा, जहां मिर्जा सुल्तान अली उसके बाबा जानी पहले से मौजूद थे। सुबह हो गई है, शहीद सकता मेरा शेर बेटा उठ गया है। मिर्जा साहब फखर से बेटे की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगे। पुलिस बाबा साहब 10 नौशीन सकता और मुलाजिमों को अपनी औकात में रहने को कह सकता, अगर ये उनको आ गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप अच्छे से जानते हैं मेरा वस्ता किस कदर खतरनाक है। रजा बेजारी से बोला, आज से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी सकता, कोई भी आपकी नींद में खलल नहीं डालेगा। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे बेटे का मूड सुबह सुबह राफ रहे और वो हमसे नाराज रहे। मिर्जा साहब संजीदगी से बोले, जी बेहतर होगा समझा दे, वरना अगर मैंने अपने तरीके से समझाया ना तो ख्वाह मख्वाह बात बढ़ जाएगी। और हाँ, आपसे नाराज नहीं हूँ, बस मेरा मिजाज कुछ अच्छा नहीं है। आज बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। रजा सलाइस का टुकड़ा छुरी की मदद से मुंह में डालता हवा बोला, कोई नहीं होता है। मिर्जा साहब जानते थे अपना ही फोन था तो रगरग से वाकफ थे कि रजा किस कदर संजीदा और सर्द मिजाज का मारक है, और गुस्सा उसका आतिश फशा के जैसे था जो हल्के से भी ठेस से फट पड़ता था। और शहबाज ने सारे असर दे दिए। मिर्जा साहब बात बदलने की गरज से बोले, पहले सोच तो देते दिन हो गए हैं, लेकिन कोई खबर नहीं उनकी। सत्ता ना असल रकम चुका रहे हैं और ना सोच की एक पारी चुकाई है, ना कोई बात खल कर करते हैं। सत्ता मेरे आदमियों से भी ठीक ढंग से बात नहीं, उन्होंने अजीब बात सत्ता सिर्फ 1 महीने से मोहब्बत माफ जाए। रजा कुछ सोचते बोला, तब क्या सोचा है तुमने, उसे ऐसे छोड़ दोगे या अपना पैसा। मिर्जा साहब बोलते बोलते अचानक खामोश हो गए। बाबा आप जानते हैं ये इतनी बड़ी कंपनी मैंने माल लटाने के लिए नहीं खड़ी की है, सकता इनको पैसे की ज़रूरत थी, सो मैंने एक बड़ी रकम उन्हें दी सकता, क्योंकि वो मेरे मिल कारखाने में बहुत दिनों से काम कर रहे थे। मुझे भरोसे के आदमी लगे, लेकिन मुझे क्या मालूम था वो पैसा हजम कर बैठ जाएगी। लेकिन मैं भी रजा सुल्तान हूँ, उनके हलफ से अपने पैसे निकाल लाऊंगा। वो सोच भी देंगे और असल भी, बस आप देखते जाए। रजा शैतानी मुस्कान के साथ गया हवा, हाँ मैंने भी सुन रखा है शहबाज की एक बेटी है सकता जिसमें उसकी जान बसती है, उसे उठवा लूँगा, फिर देखता हूँ कैसे मेरे पैसे नहीं देता। इतना सब करने की क्या ज़रूरत है सकता, कुछ आदमियों को कहकर उसकी बेटी को कत्ल करवा दो, फिर देखना कैसे बलबा उठता है। अगर उसकी बेटी में जान बचती है तो इस जान की ही गर्दन मोड़ डर हो जाता है, वो पर खाने की ज़रूरत नहीं है। मिर्जा साहब सफाकी से बोले,
नहीं बाबा, सख्त डराना धमकाना अलग बात है और खौफ खराब अलग बात है। मैं मानता हूँ थोड़ा सा साइलेंट टाइप हूँ, लेकिन सिर्फ दुश्मनों के लिए, और मैं किसी बेवकूफ़ की जान नहीं ले सकता। मुझे उसकी बेटी से क्या स्वीकार सकता, बस मुझे अपने पैसे वसूलने हैं। सकता इमरान से कहकर उसे उठवा लूँगा और कुछ दिन तक गेस्ट हाउस में रखूँगा। जब मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे तो उसे छोड़ दूँगा। राजा सपाट लहजे में बोला। ओके बेटा, सकता जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, लेकिन किसी मुसीबत में मत फंस जाना समझे। मुयस्सर साहब रौनक से बोलकर डायनिंग टेबल से उठ गए। कुछ वक्फे के बाद रजा भी टेसू से हाथ साफ करता हुआ डायनिंग टेबल से उठ खड़ा हुआ और बाहर की जानिब चल दिया। रजा ने अपने खास मुलाजिम को कॉल बुलाई और कुछ हदायत देकर कॉल कट कर दी, और फिर आंखों में शेर चढ़ाकर अपने ड्राइवर राना को इशारा किया और वो दोनों गोश्त की तरफ बढ़ गए। इस्लामाबाद में फजर की आज़ान सहलकन आवाज़ में गूंजी तो सनम के सराहने अलार्म बजने लगा। सनम ने अपनी आंखों से बाजुओं को हटाया और बादल नफाश्ता बिस्तर से उठी और अंगड़ाई लेती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सनम वजू कर निकली और दुपट्टे को अच्छे से चेहरे के जानिब लपेटा और जाए नमाज कालीन पर बिछा कर नेट बांधे खड़ी हो गई। सनम ने काफ़ी पुरसुकूनियत से नमाज अदा की और नमाज से फारग होकर दा मांगी और तस्बीह पढ़ने लगी। अभी 5 बज रहे थे और उसे 7 बजे कॉलेज जाना था। आखिरी दिन थे। कॉलेज में उसके बाद लंबी छुट्टी सकता क्योंकि इम्तहानात होने वाले थे और बीत दिया गया था ताकि सुकून दिल लगाकर घर में पढ़ सके। सनम ने कुरान की तिलावत करने लगी और थोड़ी देर बाद वो उठी और कुरान पाक को सिर्फ पर रख जाए नमाज पोते लगाकर वो टेबल साइड पर रखते हुए कमरे से निकली और किचन की तरफ बढ़ गई। नाश्ता तैयार करना था, फिर आला जान को उठाना था। 1 घंटे के अंदर अंदर उसने किचन समेट कर नाश्ता तैयार कर लिया और छोटे से डाइनिंग टेबल पर पुलिप सजाने लगी। फिर आगा जान के कमरे पर दस्तक दी जो एक ही बार में खुल गया। एक पक्की उम्र के उधेड़ शख्स कमरे से बाहर आए जो खाकी सूट पहने हुए थे और पैरों में पेशाबी चप्पल थी। बहुत ही बराब शख्सियत थी। उनकी सत्ता शफीक और शिया के इम्तजाज के बाद बोली सूख होती रंगत पर गजब का असर करता था। हमारी सनम जान, तुम्हें देख कर मेरी सुबह होती है और तुम्हें बगैर देखे तुम्हारे आगा जान को एक पर भी करार न आता है। आगा साहब कहते हुए मोहब्बत से बेटी को खुद से लगाते हुए कहा, जी आगा जान, नाश्ता तैयार है, आप चले। सनम खुशी से उनके रंग बच्चों की तरह बाने फैला कर उनसे लड़ करते हुए बोली, हाँ चलो भाई, हमारी होनहार बेटी रोज तलू सूरज के साथ उठ नमाज कुरान पढ़कर सारे घर बार का काम कर सकता अपने आगा जान को उठाकर उन्हें नाश्ता करवाती है और फिर वक्त पर ब्लड प्रेशर की दवाई देकर खुद कॉलेज के लिए रवाना हो गया। अब कितना प्यार से हमारी सनम जान हमारा ख्याल रखती है। जब आप शादी कर चली जाए फिर हमारा कौन ख्याल रखेगा, कौन इतनी फिक्र करेगा। आगा साहब सनम के सर पर प्यार से हाथ रखकर मोहब्बत पाश लहजे में बोले, आपको आपकी सनम जान कभी छोड़ कर नहीं जाएगी, पक्का वादा वादा। सनम ने अपने आगा जान का हाथ थाम कर झुलमिला कर कहा, ठीक है, आए नाश्ता करते हैं। आगा साहब ने कहा तो दोनों छोटे से डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठ गए। सनम खामोशी से नाश्ता में मशहूर हो गई, लेकिन वो अपने आगा जान की अजदारी कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ थी। कुछ हफ्तों से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान से देख रहे हैं, सब खैरियत तो है। सनम ने बगैर किसी तमीज के बदले पर आती हुई बोली, कुछ नहीं बेटा सकता, बस आप तो जानती है कर्जे कितने हैं और जो पैसे थे वो खत्म हो चुके हैं सकता, और अब कर्जदार बन बैठा हूँ और तकाजे बढ़ते ही जा रहे हैं। एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी खाला जान के यहाँ लाहौर चली जाओ। जब हमें यहाँ हालत ठीक लगेगी तब हम आपको वापस कराची बुलवा लेंगे। आगा साहब पर सोच अंदाज में सोचते हुए बोले, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई जो मैं अपना मस्कन छोड़ कर भाग जाऊँ। सनम नाश्ता करते हुए बोली, तुम बहुत जल्दी हो और ये बात मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर हम दोनों मौत के कलवे के करीब खड़े हों तो तब भी मेरी सनम जान अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी जान बचाएगी। आगा साहब बोले और बेटी की तरफ हसरत से देखने लगे, क्या कुछ हवा है, क्या ऐसी दिल फराश बातें सुबह सुबह क्यों कर रही हैं। सनम मशकूक निगाहों से आगा जान को देखते हुए बोली, नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप संभल कर जाना। ये ज़माना बड़ा रियाल मक्कार है और आप गरीब मासूम और सादा तबीयत की लड़की। अगर ये पढ़ाई का मसला ना होता ना तो हम आपको घर से बाहर तक निकलने नहीं देते। आप जानती हैं हम आपको लेकर किस कदर नाजुक तबीयत रखते हैं। सत्तर आप बाहर रहती हैं तो हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है। बस अपने जीते ज़िंदगी आपको एक महफूज और मजबूत सहारा फराहम करवा देंगे, तभी हम अपनी आंखें सुकून से बंद कर इस फानी दुनिया से सुकून से रुखसत हो पाएंगे। अगर साहब कहते हुए फिर से किसी गरीब सोच में रह हो गए और सनम मुस्कुराती जाती।
अशफे आरा जान लश्का बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। आरा जान हमारी बातें तो होती रहेगी, लेकिन फिलहाल अपनी सनम जान को जाने की इजाज़त दार छोटी ये जीन छोटी ये छेदी थी। आज कॉलेज में बहुत ज़रूरी असाइनमेंट जमा करवाना है। अब आपसे शाम को मुलाकात होगी। सनम कहती हुई सारे नाश्ते के बर्तन समेटने लगी और फिर अपने कमरे में गई और स्याह हबाया और वाइट स्कार्फ पर करती हुई बाहर आई और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी आवाज़ साहब उसके सामने है और उसका बेड पकड़ा कर हुआ। बड़ी हो जाए सत्तर, आज आप फिर से अपना बेड भूलने वाली थी। नहीं होते बड़े जाए। सनम लाइट से गले लगकर बोली और मुस्कुरा कर बाहर की तरफ बढ़ गई। शरारती आरा साहब उसे जाते हुए देखते रहे। आरा साहब सोचने लगे कब बचपने से जवानी में कदम रख दिया था, पता ही नहीं चला था। बस अब कॉलेज जाने लगी थी और आरा साहब को उस पर मुस्तकबिल की फिक्र रहती थी। खूबसूरत भी इतनी की जहाँ जाती थी, वहाँ से रिश्ते आने शुरू हो जाते थे। एक तो कम उम्र की वजह से आरा साहब हर रिश्ते को रद्द कर देते थे। सनम अभी महज 20 साल की थी और कॉलेज में उसका दूसरा साल चल रहा था। लेकिन आरा साहब जानते थे अगर इस उम्र में भी उसकी शादी करवा दी जाए तो वो पूरा घर बार संभाल सकती है, क्योंकि समझदारी और जहानत की वजह से वो हर जगह मशहूर थी। कम उम्र में ही महरूरियों और नसीब की तरफियाँ सहकर वो अपनी उम्र से बड़ी हो गई थी। सर पर सिर्फ बाप का सैया था, जिसने माँ और बाप, सकता भाई बहन और दोस्त सब बनकर पाला था। असली सनम में कभी जबान से शिकवा तक न क्या था और उसके मिजाज में सब्र, सकता, बर्दाश्त और तामुल बहुत था। कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की सकता, कभी किसी चीज़ की पसंदीदगी या ख्वाहिश नहीं की। जो बिलार इसमें गुजारा कर लिया और हर हाल में खुश रहना सीख लिया। सनम ने अपनी दुनिया अपने आला जान में बना रखी थी, वही तक उसके हदूद थे। सनम जैसे कॉलेज में दाखिल हुई, एक लड़का जो हाथों में कोट डाले उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। 70 आंखें बड़ी बड़ी और करीन चू के साथ उसकी हल्की सांवली रंगत उसके चेहरे के नकोश को मजीद खतरनाक बना रही थी। बस सदीफी, आपने अच्छा नहीं किया, वो लड़का गला कर बोला। ये गेदर भटकिया तुम अपने पास ही रखो तो अच्छा होगा, जो तुमने मेरे साथ किया उसके सामने ये कुछ नहीं था। सनम करफ लहजे में बोली, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया था जो तुम मेरी कंपनी प्रिंसिपल से कर बैठी हो। याद रखो आर्यन चौधरी कभी किसी का हिसाब रखता नहीं है। सोच समेत वक्त आने पर तुम्हें लोटा दूंगा। आर्यन बोलता हवा उस पर पूरे वजूद पर एक सलगती हुई निगाह डालता हवा साइड खड़ा हो गया। सनम की आंखें उस पे हिजाब से साफ देख रही थी। ओके, जब तुम्हारा वक्त आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं तैयार रहूंगी। सनम तंजिया हंसी के साथ वहां से चली गई और आर्यन तस्फी सी गरीब आंखें देख और तब गया। पूरे कॉलेज में सनम अपनी हरी आंखों को लेकर बड़ी मशहूर थी। सनम सीधा अपनी क्लास में पहुंची और फिर सारे क्लासेस कर वो अपना बैग लेकर अपनी दोस्तों को अलविदा कर पार्किंग एरिया में आई और वहां से पिछले गेट से निकलने लगी। लेकिन इससे पहले ही कुछ लोगों ने इससे आखिरा और सनम कुछ क्या पा। इससे पहले किसी ने उसके चेहरे से हिजाब मोच लिया तो वो साकत उजागर खड़ी रही और एक शख्स के हाथ में खंजर दे उसके गले में उसकी चेक गले में ही दाग कर रहा है। वो लोग आपस में एक दूसरे को देख मुस्कुराए, क्योंकि इन लोगों को ख्याल था उन्हें सनम को अगवा करने में बड़ी मुश्किलें दर आएगी। लेकिन सनम तो किसी नन्ही सी कांपती हुई चिड़िया की तरह काबू आ गई थी। सकता सनम की जहानत और समझदारी इस वक्त सल हो गई थी। सनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जिस रास्ते पर खड़ी थी वो सुनसान रहता था। सनम के चेहरे पर किसी ने सिलिकॉन पाउडर स्प्रे किया तो अपनी नजर मजाजी की वजह से दूसरे ही पल जमीन बोझ हो चुकी थी। फिर क्या था, इन लोगों ने एहतियात से सनम को उठाकर विंड में डाल दिया। रजा सुल्तान अली पूरे जागो जमाल के साथ चलता हवा अपने गोदाम आया, जहाँ गोदाम के वसत में एक लड़की बूंदे मुंह पड़ी थी। सर यही है वो लड़की। सनम शहबाज रजा के खास आदमी ने इससे कहा। शहबाज साहब तो पैसा नहीं देने वाले थे, अब नजर आएगा जब जान से प्यारी बेटी कॉलेज से घर नहीं पहुंचेगी। कर मैं देखता हूँ वो मेरे कर्जे कैसे नहीं उतारता। रजा एकदम हंस कर बोला, इस लड़की को गेस्ट हाउस शिफ्ट कर दो और हाँ एहतियात से, क्योंकि ये एक लड़की। छोड़ो तुम लोग रहने दो, मैं बदल से कह दूंगा। रजा कहता हवा एक शरीर जलाता हवा वहां से चला गया और रजा का इतना डर था कि किसी ने भी बेहोश पड़ी सनम को आंख उठाकर तक नहीं देखा। सनम हर चीज से बेखबर बेहोश पड़ी थी। सनम को जब होश आया तो उसने खुद को एक बेहद नरम और मुलायम बिस्तर पर सोता हुआ पाया। वो उठी और आंखें खालकर चारों तरफ देखा तो उसको गुज़श्ता रात का वाक़या याद आया और वो उठ बैठी। सकता सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ी और दीवानावार दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा खोले प्लीज़, मुझे घर जाना है। सनम को अपने बाबा जानी की याद आई तो बेअख्तियार वो रो पड़ी। प्लीज़ खोल दे, खुदा का वास्ता, आप लोगों को सकता मेरे आबा जान परेशान हो गए होंगे।
सनम ससक कर बोली, लेकिन बाहरी जानिब से कोई भी रदामत नहीं मिलने पर वो दरवाज़ा पीटते पीटते हलकान हो गई और वही दरवाजे से लगी बैठी रोने लगी। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया था और ऊपर से सख्त नशा आवर दवाई की वजह से वो बेनकाब ज़्यादा रोने की वजह से वो एक बार फिर गलूबी के आलम में चली गई। असले जब दरवाज़ा खोल कर रजा अंदर आया तो उसे कोई होश नहीं था। रजा ने अब जाकर उसका चेहरा गौर से देखा था। सर तक गोदाम में अंधेरे और दूसरा वो नींद पड़ी थी। असली भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन अब जो उसने होश से बेदारी सनम को देखा तो उस पर दिल में नारी सी चल गई। सकता ये लड़की शहबाज की बेटी सनम शहबाज थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। रजा ने जल्दी से साइड टेबल से पानी का जग लेकर उस पे मुंह पर पानी की चंद छींटे मारे तो वो आंखें पटका कर खोल कर सामने खड़े नफूस को बगौर देखने लगी। रजा सख्त परेशानी के आलम में खड़ा था। सकता सनम ने हिम्मत कर खुद को संभाला और मजबूत किया। आप रजा सर है शहीदार, मुझे यहाँ क्यों उठा रहे हैं? आवाज़ में बेचारी नुमाया थी। सनम रजा सुल्तान अली को जानती थी। सत्तर उसके बारे में बताया था और सनम ने टीवी और वेबसाइट वगैरह में भी उसकी तस्वीर देखी थी। तुम शहबाज सदीकी की बेटी हो? रजा ने सपाट लहजे में जबड़े बेचे सवाल किया। सनम को समझ नहीं आया आखिर ये लोग उसके आवाजान के बारे में क्यों पूछ-गिछ कर रहे हैं। जी मैं आरा शहबाज सदीकी की बेटी हूँ। सनम उठ बैठी थी। रजा की दोनों मुट्ठियां भींच गई और वो सनम को शुबहबाज नजरों से घूरने लगा। सनम तो पहले से डरी सहमी थी और ज्यादा उसके हवास बाख्ता हो गए। रजा अपना गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए सामने पड़े टेबल पर पड़ी सारी चीजें जमीन पर फेंक गया और सनम सामान के गिरने आवाज पर कानों को हाथ दी। तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। रजा खुद वही बड़बड़ाता हवा कमरे से बाहर निकल गया और अपने मुलाजमों को सख्त हदायत दी कि लड़की कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। सनम कभी फर्श बोश हुए टूटे सामान को बोल गए और सोचती वो आखिर किस बना की वो जिन जो रजा सर ने उसे अपने घर पर देख कर रखा। सनम कमरे में बैठी थी और उसके दोनों हाथ पीछे पश्च पर बंधे थे। रजा सामने कर्सियों पर टांग चढ़ाए उसे गौर से देख रहा था। सनम दरी सहनी निगाहों से अब भी उसके तरफ देख रही थी और पीछे हयात खाना खड़ी खामोशी से कभी रजा देखती कभी रस्सियों से जकड़ी सनम को जिसने कमरे का अच्छा खासा हशर नशर बिगाड़ दिया था। रजा याद करने की कोशिश कर रहा था। उसने सनम को कहाँ देखा था। फिर उसे याद आया एक सेमिनार में जहाँ सनम ने गज़ल पढ़े थे, लेकिन इस वक्त सनम ने अपना नाम सनम जान बताया था और रजा को एक ही झलक सनम की याद थी जो बादामी रंग के सकाफ में बहुत ज़्यादा प्यार कर गई। रजा तब होश में आया जब सनम की आवाज़ उसके समात से टकराई। मुझे आगा जान के पास जाना है। पुलिस जाने दी। मैं तो आप लोगों जानती तक नहीं हूँ। सनम अपने आदत के मुताबिक रख कर धीमे आवाज़ में बोली। रजा कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना ज्यादा हसन और वो भी कयामत फैज हसन देखकर उसका दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। आज पहली बार उसे किसी लड़की को सामने बैठा यूं ही देखने का दिल कर रहा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल खाली था जिससे उसके अंदरूनी कैफियत मालूम नहीं चल रही थी। तुम मुझे जानती हो? नजरों में अमरते जज्बात लिए वो बिलाफिर बोल पड़ा। आगा जान ने बताया था और आपकी तस्वीर मैंने कई बार मैगजीन वगैरह में देखी है। सनम ने आईएसपी से कहा। हमने मजा ने कहा और आराम से कमरे से निकल गया। सनम को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पापा साहब बहुत परेशान थे और यहाँ वहाँ दीवान आवाज घूम रहे थे। थोड़ी देर पहले वो कॉलेज जाकर सनम के दोस्तों से पूछ-गिछ कर आए थे, लेकिन किसी ने भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था। आरा साहब ने हर जगह जहाँ सनम जा सकती थी वहाँ जाकर मालूम कराए, लेकिन सनम का कोई नाम और निशान तक नहीं था। वो पुलिस स्टेशन जाने वाले थे तभी रजा की कॉल आ गई। झट से फोन उठाकर आगा साहब बात करने लगे। अब तक तो आपको खबर मिल ही गई होगी कि आपकी दिल अजीज बेटी सनम शहबाज सदीकी गायब है। रजा ने लहजे को सपाट रखा था। आगा साहब की तो आवाज़ हलक में ही खंच गई और उनको लगा उनकी वो फना होने वाली है। बेटी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। रजा साहब आपने मेरी बेटी के साथ क्या क्या है? भराई हुई आवाज़ में आगा साहब ने कहा। कुछ नहीं क्या है, लेकिन मैं कर बहुत कुछ सकता हूँ और आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं मैं कितना नेक सरिश्त का इंसान हूँ। ये कहने के बाद एक खबासत भरी हंसी हंस कर फिर से रजा ने कहा। मेरे 11 लाख मुझे एक हफ्ते के अंदर मिल जाने चाहिए, वरना आजकल नदी नालों में पानी ज्यादा बढ़ गया है सकता और आजकल लाशें भी बरामद होते रहती हैं, तो बस फिर समझ जाए अगर बेटी प्यारी है और उसकी जिंदगी प्यारी है तो जल्द से जल्द मेरे पैसे लौटा। छोटी ये जीन छोटी ये रटशेली और हाँ ज्यादा होशियारी नहीं और मुझे उम्मीद है अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी सनम जान की गर्दन पर मेरा अंगूठा हर वक्त रहेगा और हर डरे नहीं इंसान ही हूँ और सीने में दिल मेरे भी है और रंग करना आता है। मुझे सकता आपकी बेटी की इज्जत पर कोई आंच नहीं लाएगा और वो बस चंद दिन मेरी मेहमान बनकर रहेगी, लेकिन अगर
मैंने एक शरीफ इंसान को मैं ज़्यादा नहीं डरा सकता हूँ, अगर आपको खुदा नख्वास्ता कुछ हो गया तो मेरे पैसे कौन देगा, ऐसा बोलकर फ़ोन कट कर गया और आगा साहब शिकस्त खोदा होकर सोफे पर गप से कर गए और आंखों से बता आंसू और सोचने लगा, शाम पता नहीं कैसी हो और किस हाल में होगी। रजा का पैसा भी रशक ज़रूरी था, क्योंकि उस पर कब्जे में सनम थी और वो अपने पैसों के मामले में जनूनियत की हद तक पागल था। रजा साहब बहुत देर तक सोचते रहे, फिर एक फैसले पर पहुंचकर एक नंबर पर फ़ोन लगाकर बात करने लगे। सनम को अपने अकल पर मातम करने का दिल क्या, अक्सर वो छोटे मोटे भी सिचुएशन में डर जाती थी, और ऐसा ही उसके साथ हवा कॉलेज के बाहर भी हुआ था। जब कुछ रजा के आदमियों ने उसे घेरा तो वो पैर खो गई थी, डर कर चीफ चलना भी नहीं पाई और इन लोगों ने उसे बासानी काबू कर अगवा कर लिया। रजा को देख उसे बहुत डर लगा था, उसकी आंखें बहुत खतरनाक सी थी और वो उसे बहुत खतरनाक नज़रों से घूर रहा था। सनम की आंखों से आंसू दबा दबा थे। सनम कुछ समझ पाती इससे पहले ही रजा कमरे में आया और उसके वजूद पर अचरती नजर डालकर उसके पश्च पर बंधे हाथ खोले और तनफर से कहा, तुम्हें कुछ दिन शराफत से यहाँ रहना है और हाँ, भागने की गलती हरगिज़ मत करना सकता, क्योंकि यहाँ के पहरेदार बेदी बोरियां बरसा देते हैं, और हाँ, जब तुम्हारे आवा जान पैसे लुटा देंगे तो तुम भी इस पैर से आज़ाद हो जाओगी, लेकिन कौन से पैसे, सवालिया निशान। सनम ने इस्तफानिया लहजे में पूछा। वो शहीद तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे आगा जान ने पूरे 11 लाख मुझसे बतौर कर्ज की सूरत में दिए थे। अब जब तक वो पैसे नहीं लौटाएंगे तब तक तुम यहाँ रहोगी। वही सख्त लहजा जिससे सनम की रूह तक लर्ज जाती थी। अच्छा, सनम को कुछ याद आया तो वो खामोश हो गई। लेकिन प्लीज एक बार मुझे आगा जान से बात करवा दे, वो बहुत परेशान होते होंगे, सनम ने लग्जरी लहजे में कहा। रजा ने आगा साहब के नंबर पर कॉल लगाया, जो 1-2 रंग के बाद ही उठा लिया गया। सनम की तरफ फ़ोन बढ़ाकर रजा सनम के पैरों के नाखूनों को गौर से देखने लगा, जो सफ़ेद और हल्के गुलाबी रंग के थे और ज़्यादा ठंड की वजह से नाखून नीले पड़ गए थे। वो थी इतनी नाजुक, ऊपर से बात करने का अंदाज इतना ज़्यादा लड़ा और धीमा, इसकी से एक लफ्ज़ का लगा करना और फिर थराव से नचले लबू को दाना तले दबा देना। रजा ने ज़्यादातर कल वगैरह में बहुत ही बोलन और फुलफुल बोलती लड़कियां देखी थी, जो मर्दों के आंखों में आंखें डाले बड़ी बेतकफी से बात करते थे। रजा को लगता था सारे आलम का नाज और नज़ाकत इस लड़की के अंदर शरायत कर दिया था। सनम ने जैसे ही अपने आगा जान की गंभीरता भरी आवाज़ सुनी, फिर से उसके आंखों से आंसू उमड़ कर सो आरज़ू को बगूने लगे। आगा जान, आप कैसे हैं और आपकी तबीयत ठीक है, और आपने कल रात से कुछ खाया भी है कि नहीं, और आप परेशान मत होने, मैं भी ठीक हूँ, सनम गंभीर आवाज़ में बोली। हाँ बेटा जी, ठीक हूँ, और मुझे क्या होना है, बस आप अपना ख्याल रखिए। सनम जान, मेरी बात गौर से सुनिए, आपको रजा साहब के यहाँ कुछ दिन रहना होगा। सकता बेटा, मुझे कहते हुए ये शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूँ, बहुत मजबूर और बेबस हूँ, ऊपर से आपकी फिक्र हमें खाई जा रही है। रजा साहब बहुत ख़तरनाक है और आपको कोई भी नादानी नहीं करनी है। सकता हम कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम करते हैं, आपको बस दबाना नहीं है, आपको मेरी हरकत वाली बेटी बनना है, और हाँ, रोना बिल्कुल नहीं, बस चंद दिन गुजार ले, फिर मैं आपको खुद लेने आऊँगा। ये कहकर राजा साहब ने फ़ोन काट दिया। सनम ने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया था वो ससक कर रो रहे हैं। सनम ने कुछ देर तक फ़ोन को कान से लगाए रखा और उसे होश तब आया जब रजा ने फ़ोन उसके हाथ से गैर महसूस तरीके से ले लिया। सनम की हरी सब्ज़ आंखों में फिर से पानी भर गया और वो साकत उजागर सामने खड़े गफूफ को देखने लगी, जो सीने पर बार हो कि इसे ही फुर्सत से देखा। वो पथरीला चेहरा लिए उसे ही देख रहा था और सनम भी नचला ऊँट दबाए उसे ही देख रही थी। रजा को रोती ससती लड़कियों से कोफत होती थी, लेकिन सनम रोती हुई कितनी ज़्यादा मासूम और केवट लग रही थी कि उसका दिल कर रहा था वो यूं ही उसे देखता रहे। आंखें रो रो कर सोच गई थीं और बेहद खमार आलूद और मतूर हो गई थी। नाक लाल पड़ गया था और दाल भी सूख हो गई थी। देखो लड़की, रोना बंद करो, फालतू का रोना धूना करके मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप पड़ी रहो, और ज्यादा दिल करे तो उठो और किचन में जाकर हयात खादा की मदद करो। रजा ने तड़काना रहते हुए कहा। उस समय ने आंसू पहुंचे और रजा पर से नजर था। रजा मर्दाना वजाहत का मुंह दूरता नशार था, लेकिन सनम को वो एक खतरनाक बेस लगता था जिसने ज़बरदस्ती उसे कैद कर दिया था, और अब वो उस पर रोने पर भी पाबंदी आयद कर रहा था। सनम सर झुकाई बैठी अपने नाखूनों को देखने लगी और रजा पाँव कमरे से निकल गया। हरिसन अपने लग्जरी ऑफिस के कमरे में काम कर रहा था। तभी उसकी सेक्रेटरी लियाना इजाज़त लेकर अंदर आई और अदब से झक कर कहा, सर आपने बुलाया है। लियाना मेरे लिए पाकिस्तान की टिकट बुक कर दो और हाँ, रजा सुल्तान अली से मीटिंग की सारी जानकारी मुझे मिलकर दो, ने प्रोफेशनल लहजे में कहा और वापस से टाप पर झक कर काम में मशगूल हो गया। लियाना रूम से बाहर निकल गई। लियाना अंदर ही अंदर कलश कर रह गई थी।
क्योंकि वो रोज़ इतने अच्छे से डरी सब और तैयार होकर आती थी, लेकिन मजा ले जो अरसम उसे एक नज़र उठाकर भी देख ले। ऑफिस की किसी भी लड़की से अरसम ज़्यादा बात नहीं करता था और ना फ्लर्ट करता था। अरसम सब समझता था और जानता था। लड़कियां उसे रझाने की कोशिशें करती हैं, लेकिन वो बुत बना रहता था। अरसम वाइट इंडस्ट्री का सी वो सी वो था मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल कंपनी और उसके अंदर काम करती थी वह। अरसम काफ़ी हैंडसम था और पुरकशिश देखता था। सत्ता सबसे खूबसूरत उसकी आंखें थी जो हरी झील सी थी। अक्सर लोग उसे देखकर अमेरिकन समझते थे, लेकिन था वो पाकिस्तानी। अरसम बैठा काम कर रहा था जब उसका फ़ोन बजा और वो स्क्रीन पर चमकते नाम को देख मुबहम समझ गया। फिर फ़ोन उठाकर बोला, हाँ माजना आ रहा हूँ। पाकिस्तान डोंट वरी, तुम्हारी शादी पर मैं रहूँगा और हाँ रज़ा सुल्तान के साथ बुजुर्ग डील भी करनी है और इसी बहाने मम्मा पापा और अनाया से भी मिल लूँगा। नहीं तो अनाया को कुछ नहीं बताना, मुझे इनसे वो कुछ सरप्राइज देना है। हाँ एक ज़रूरी काम भी करनी है। सन बोल कर रखा और फिर हंस कर फोन कट कर दिया। फिर रसूल का बल के सामने गिलास वहाँ से बाहर भी जा रहा जैसे वो अस्पीड को देखने लगा तो अभी फंदी लेकिन कलफों का दिल सब क्योंकि उसकी सादगी उसके पास नहीं थी सकता जो उस पर रोका हंसता थी। अरसम को हर हाल में सादगी को ढूंढना था जिसके बगैर उसे एक पल भी करार नहीं मिलता था। उसे लगता था उसकी ऊपर एक बोझ है जो उतरता ही नहीं है। वो पाकिस्तान भी वापस असले जा रहा था और उसकी बहन अनाया की शादी भी थी। अरसम ने मोबाइल को एक बार गौर से देखा जिसके होम स्क्रीन में सादगी और उसकी फोटो लगी थी। वो उदासी से मुस्कुराया और आंखें बंद कर गहरी सांस ली और सोचा पता नहीं किस वक्त सादगी कहाँ होगी और किस हाल में होगी, लेकिन उसका दिल गवाही देता था सादगी जिस हाल में होगी ठीक होगी। गर्ल पूरे क्रैश में भागते भागते थक गई थी, लेकिन इसके पीछे आने वाली लड़की अब भी उसका पीछा कर रही थी। खुदाया फिर गर्ल ने जीर लग कहा और तभी उसके पीछे भागने वाली अनाया वहां उसे ढल दबूचा। अब भाग कर देखा। अनाया ने गुस्से से कहा, बेवफा कही कि कल मेहंदी के फंक्शन में क्यों नहीं रह सकता। मैं कितने ही देर तेरा इंतजार करती रही, सारे कॉलेज फ्रेंड्स आए थे। अनाया ने गुस्से से उसका सकालफ नोच दिया। नहीं अच्छा लगता है यूं किसी के घर मुंह उठाकर जाना समझी और वहाँ अपर क्लास के लोग होते जो बाकियों की तरह मेरे अबाया और हिजाब का मजाक बनाते। ऊपर से मुझे तेरा घर नहीं मालूम। दिल ने मासूमियत से कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना सकता माना मेरी फैमिली आज़ाद ख्याल की है, लेकिन हमारे घरों में भी पर्दा का रवाज है और तेरी तरफ कोई आंख उठाकर तक देखता ना तो मैं उसकी आंखें नोच लेती कि मैं तुझे ज्यादा नहीं जानती, लेकिन जितना जा मेरे हिसाब से तो बहुत बुरी भारी है और असले मेरे दिल को भाती है। अनाया ने मोहब्बत से कहा, देख अनाया सॉरी बट मेरा इरादा किसी की दिल आज़ादी का हरगज नहीं था। मैं ज़्यादातर महफिलों या लोगों के मजमा से दूर रहती हूँ। आ भला घर भला। दिल ने शिकारफ अपने चेहरे पर सही किया और रूखे अंदाज में बोली, यार मेरी शादी है और मैं दिल से चाहती हूँ तो मेरे साथ हर फनकशन में रह सकता और कौन सा मैं तुझे नए करब की महफिल में मदद कर रही हूँ। अनाया एकदम तड़प कर बोली, ठीक है देखती हूँ अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। दिल कुछ सोचती हुई बोली, वो सब बहाने नहीं सुनने सकता तो बस आज मेरे हल्दी में शाम को आ रही है, मैं ड्राइवर को भेज दूँगी, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनाया ने गफूर से कहा और फिर कुछ सोच कर बोलने लगी, हमारी बस पढ़ा को सनम जान क्यों नहीं आई है, चाहे आंधी चले या तूफान आए रोज़ तो कर जाती थी, फिर आज क्यों नहीं आई, सब खैरियत तो है ना। नहीं कुछ भी फैल नहीं है सनम, कल रात से घर नहीं पहुंची है। आला अंकल बहुत परेशान है और मुझे भी कॉल लगाई थी, बस आगे खुदा बेहतर जानता है। सनम कहाँ है? दिल ने यासियत भरे लहजे में कहा, वो शायद वो किसी मुसीबत में फंस गई हो यार, सनम सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ज़हीन है। असल में वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ लड़की है, दिल से मासूम और दिमाग से बची नहीं रहा है। सनम जल्द से जल्द घर पहुंच जाए फिर है। अनाया ने सनम का मासूम चेहरा याद कर बोली और दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल गई। मुस्बा बैठी दोनों हाथों की उंगलियों को बांध ले कुछ सोच रही थी। तभी उसकी नून जलमूर बेगम कमरे में आए जो सियाह लंबे ओपन दाव पर मखमली जैकेट पहले इटला रही थी। दारवन मौसू इस पर गोल्डन सेट पहनो या डायमंड सेट। जलमूर बेगम ने मुस्बा का लटका हवा मुंह देख कर कहा। मुस्बा खामोश रही। तुम्हारी तस्वीर प्रॉब्लम बीबी एक हफ्ते से देख रही हो, तुम बहुत ज्यादा उदास हो, कोई बात परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, साथ में बैठ कर डिस्कस करेंगे तो हल निकल जाएगा। जलमूर बेगम उसके पास ही बेड पर बैठ गई। कोई खास बात नहीं है, बस ऐसी ही थोड़ी तबीयत बोझल है। मुस्बा बादल नफास पर बोली, वो तो साफ देख रहा है। तो बाहर जाओ, सकता दोस्तों से मिलो, सकता घूमो फिरो, क्लब वगैरह में जाकर पार्टी वगैरह करो, तुम्हें खुद बहुत अच्छा लगेगा।
ऐसे खुद को घर के कमरे में समेट लेना अच्छी बात हरगज नहीं होती है। जरूर बेगम उस पे गालों को चूम कर बोले, और जल्दी उठो, शाम को हमें अनाया के हल्दी के फंक्शन में भी जाना है। बेटा ऐसा कैसे चलेगा? तुम इस कदर उदास क्यों हो और चेहरा इस कदर मुरझाया हवा क्यों है? जरूर बेगम को अब मुशबा की हालत देख होल आने लगा था। मुशबा बेदी से उठी और वार्डरोब खोलकर हैंगर्स में से कपड़े निकालकर बेड पर रखने लगी। जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। जरूर बेगम मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई और एक बार फिर मुशबा का दिल करने लगा वो खुद कहीं दफन कर दे और फूट फूट कर रोए, लेकिन माँ की मोहब्बत के आगे मजबूर थी। थोड़ी देर बाद मुशबा एक स्टूलेस डार्क ब्लू कलर का गाउन पहने, इस पर सम पर ज्वेलरी और हल्का खनका सा मेकअप कर नीचे आई तो जरूर बेगम उसको देख बहुत खुश हुई और ड्राइवर जो कब से पूछ में था वो सीधा चौंका हो गया और दोनों माँ बेटी अपनी मर्सिडीज बेंज में जा बैठे और देखते ही देखते इन लोगों की शाही सवारी अनाया वाहिफ के बंगले में जा रखी गई कॉलेज से आई और तो बहुत ज्यादा थका महसूस कर रही थी। रोजाना खानम किचन से बाहर आए और बेटी को लाउंज में बैठे देख खुशी से झूम उठी। मेरा बच्चा थका हवा वापस आया है, सबका खाना लगाऊं बेटा, रोजाना बेगम मोहब्बत पास लहजे में कहती हुई उस पर करीब बैठ गई। बहुत ज्यादा ही थक गई हूँ, क्योंकि आज बस में एक भी सीट खाली नहीं थी। पूरा सफर खड़े होकर क्या? दिल प्यार से अपने मस से लपट गई। कोई बात नहीं, देख लेना, एक दिन मैं अपनी बेटी के लिए शहजादा ढूंढ लाऊंगी जो तुझे हवाओं में दे रहेगा, तेरे कदमों को जमीन तक लगने नहीं देगा, तुझे बानों में उठाई घूमेगा। बस कर दे मेरी बाबू, कोई शहजादा हो या ना हो लेकिन दीवाना जरूर होगा जो ऐसी हरकतें करेगा। औकात से बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए, खुदा पाक का शक्र है हमें 2 वक्त की इज्जत की रोटी और सर पर छत नीचा है, वरना कितने लोग तो बेघर और फाकर कशी का शिकार है। मैंने उनमें शहादत की उंगली उठाकर बुजुर्गाना लहजे में कहा, हट पगली, मैं खाना लगाती हूँ, हाथ मुंह धोकर जल्दी से आना। रोजाना बेगम असली बातों पर हंसती हुई वहां से चली गई। खाने के बाद जब वो अपने छोटे से कमरे में आई तो परेशान सी हो उठी, तब उसे शाम के फनकशन की भी तैयारी करनी थी। अम्मी ने अनाया के रबटन के रस्म में कौन सा जोड़ा पहन, मैं बहुत ज्यादा तजबजब का शिकार हुआ। वह रोनी सी सूरत बनाकर बोली तो वजारा बेगम आरजी से उसकी तरफ देख कर बोली, वह मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रहूंगी मेरी जान, पता नहीं मेरे बाद तेरा क्या होगा, अपनी हर चीज़ का ख्याल तुम्हें खुद ही रखना होगा। कैसी बातें लेकर बैठ गई, असली में किसी भी दावत में नहीं जाती हूँ, आप जानती हैं, कपड़ों से लेकर हर शय मुझे आपके पसंद है। मेरी दम माँ के गले लग गई। ठीक है मेरी लड्डू रानी, लेकिन शादी के बाद तो तुम्हें अपने शोहर के पसंद पर चलना पड़ेगा। खैर है, भाई बस तुम्हारा ये साल फाइनल हो जाए, उसके बाद तेरे हाथ भी पे लेकर बोलती, लड़कियां जल्दी जल्द अपने घरों की हो जाए, माँ को इतना ही सुकून मिलता है। रोजाना बेगम ने कहा और एक कामदार जोड़ा जो पहले रंग का था वो उसकी तरफ बढ़ा दिया, और अच्छे से तैयार होकर जाना, और हाँ ज्यादा मेकअप चेहरे पर मत थूकना, सादगी में दिलफी छुपी होती है। रोजाना बेगम उसे इंस्ट्रक्शन देने लगी और बिल हर बात पर हम निस्सर हिला देती। थोड़ी देर बाद जब दिल अपने कपड़ों से हम रंग हिजाब पर कर रही थी, इसी वक्त रोजाना बेगम कमरे में आए तो बेटी को देख बेअख्तियार मुंह से माशाअल्लाह निकला। अल्लाह नजर बद से बचाए। रोजाना बेगम बेटी की रंग दिल नंद ला रही थी। वह पहले रंग के लंबे कनीज में थी जिस पर हैंड वर्क क्या हुआ था, सकता खूबसूरत फटों पूरे कनीज में जड़े हुए थी और उस पर कामदानी भारी दुपट्टा कंधे पर फैले रखा था और चेहरा मेकअप से आ रही था। गोली लाल रंगक और सराईदार गर्दन और मुतनासिब कद और बुदराया हवा गुदाज बदन सकता जो देवता शहर में जकड़ जाता था। चेहरा इतना ही खूबसूरत था कि अक्सर लोग नजर हटाना भूल जाते थे। बड़ी बड़ी भूरी आंखें और चेहरे पर छोटा सा नार जिसमें हमेशा सोने की लोम चमकती रहती थी। पतले बारीक कटावदार लब जिसमें उसकी जानदार मुस्कान उसे और भी ज्यादा हसीन बनाते थे। सबसे हसीन उसकी गहरी नैन कटोरे थे। सत्तर उसकी आंखें बहुत ज्यादा जाजुब थी जो बहुत ही गहरे और भूरे और हल्के सुनहरे रंग के इंतजार रंग रखते थे। ठीक है अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगी, बशाश से कहते हुए माँ का हाथ चुन गई। अल्लाह नकबर, जाओ आराम से जाओ मेरी बेटी, रोजाना बेगम ने कहा तो अचानक ही उनकी आंखें भर आई। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन उन्होंने दिल पर अपनी कैफियत जाहिर नहीं होने दी। दिल बाहर गेट पर लगे सपूत कार में जा बैठी। दिल ठीक वक्त पर वाइट हाउस पहुंच गई थी। दिल पोर्च में उतरी तो कॉलेज की कई लड़कियों से मडभीड़ हो गई। सभी काफी नफीस और कीमती जोड़े में मलबूस थी, लेकिन कपड़ों से फैशन साफ छलक रहा था। दिल की नजर जहां तक भी जाती सभी काफी तंग कपड़े और बड़े दोपटे की लड़कियां बेबाकी से घूम रही थी।
दिल अंदर आई तो उसकी नज़र पट्टी की पट्टी रह गई। जितना बंगला बाहर से बड़ा और खूबसूरत था, अंदर से भी इतना ही वसी और अरीज था। अनाया भारी कामदार लहंगे में खड़ी दूर से दिल को दिलचस्पी से घूर रही थी। चश्म बदौर अनाया एकदम उसे जोर से भींच कर पकड़कर खुद से लगा दे। वही तो मैं कहूँ, मेरा घर नूर से इतना मनहूर क्यों हो रहा है? खुदाया खैर क्या पहन कर आई, हो सकता दलहन तो तुम खुद लग रही हो। अनाया उसे आड़े हाथों लेती खूब छेड़ रही थी। नहीं, बस ऐसे ही पहन लिया, ज्यादा वो तो नहीं लग रहा है। दिल सच में डर गई गई, वो ज्यादा अजीब तो नहीं लग रही है। वो तो सब कुछ है, ये हसन सख्तर, ये दिलशी चेहरा सख्तर, ये खूबसूरत नींद कटोरे जिसमें आज जनाबा ने भर भर कर काजल लगाया है। फकीर सादगी जोर से उसके कमर पर चटकी करते हुए शरारत से बोली, शक हुआ है तुझ पर लड़कों जैसी बात कर रही है। अब वे कुछ इतनी भी खास नहीं हो और हाँ तो भी बहुत अच्छी लग रही है। चल, पहली बार आई हूँ, अपने मम्मा पापा भाई बहन से मिला मुझे। दिल ने कहा, मम्मा पापा और सिर्फ मैं और हर एक अदद भाई है मेरे पास, जो आज ही की जियारत से आज ही तशरीफ लाए है। अनाया झट झट कहती एक उम्र रसीदा खातून के पास चलती हुई रही। मम्मा, ये गर्लफ्रेंड है, मेरी करीबी दोस्त। अनाया ने मुस्कुरा कर कहा। साहिबा बेगम धीमे रंग के सलवार सूट पर कांधे पर सूती का दुपट्टा डाले सकता सर पर चादर को ओढ़े खड़ी थी। साहिबा बेगम ने दिल को ऊपर से नीचे तक बगौर देखा, आखिर उस पे मासूम शक्ल पर आखी। वहाँ मैं जानती हूँ, ये मर्जा साहब की बेटी है। साहिबा बेगम मुस्कुरा कर बोले, लेकिन दिल को लगा उसे किसी ने बड़ी महफिल में जलील कर दिया हो। जी नहीं, मैं गजाला खानम की बेटी हूँ। एक तूफान सा दिल के वजूद में उठा था। बेटा जी माफ़ करना, लेकिन मैंने तुम्हारे दिल दिखाने के लिए हर कुछ भी तुम्हारे बाप का नाम नहीं लिया है। सकता तुम खुद भी समझदार हो, उसने जानती होगी माशरे में औरतों की पहचान उसके बाप और सोच से ही होती है। खैर छोड़ो पुरानी बातों को, बेटा जो होना था सो हो गया। साहिदा बेगम ने ठंडी अभर कर कहा और दिल के सर पर हाथ रख प्यार करने लगी। कल कुछ देर बाद एक साइड टेबल पर जा बैठी, जिसे अब किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं आ रही थी। कैसी हो बिल? एक आवाज़ पा वो पीछे मुड़ी, जहाँ जरनूर बेगम खड़ी तफाफर से उसे देख रही थी। अच्छी हूँ, आप कैसी है? बिल को नहीं पता था यहाँ जरनूर बेगम भी आए होंगी। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अब चलो अच्छी बेटी की तरह अपनी नून के गले लग जाओ। जरनूर बेगम उसकी तरफ झकती हुई बोले। जी नूनवर ने खुद पर जबत के सारे बंधन बांधे और उठकर जरनूर बेगम के गले लग गई। आजकल की औलादें अपने वालिदैन को फरामोश कर बैठती है। एक बार भी तुम्हारा कलीजा नहीं फटता कि अपनी माँ को हफ्ते या महीने में अपनी शक्ल ही देखा, दो सप्ताह घर नहीं आती, तुम सप्ताह मिलती नहीं हो, बात तक नहीं करती हो। गैरों की तरह अब हम किसी पार्टीज या फनकशन में मिलते हैं, इतनी नफरत है दिल में तुम्हारे लिए। जरनूर बेगम बिल्डिंग के माथे पर बूसा देकर उसे सीने से लगा दी। बिल भीचे खुद पर काबू की, ये सब सुनती रही, इसका दिल ही जानता था उस वक्त उसे गजाना बेगम की कितनी याद आ रही थी। ये वही कपड़ा है ना जो मैंने तुम्हें 90 साल ईद पर दफट की थी। तुम पर मेरी पसंद कितनी जज्बी है। वैसे गजाला कैसी है, और इसने तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ बदगुमानी भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जरनूर बेगम ने हकारत से कहा। मोहन, पुलिस अंडी के बारे में कुछ मत कहे। आपका हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो पुलिस हमारे साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है जो लगाया जाए। दिल एकदम नम लहजे में कहती हुई वहाँ से उठी और बाहर की जानिब बढ़ गई। नस्वा खड़ी सब तमाशा देख चुकी थी। नून, आप क्यों दिल के पीछे पड़ी रहती है? सकता इसने कभी आपको अपनी मां समझा ही नहीं है। आपके जज्बात इसके लिए कोई माना नहीं रखते हैं। आप फालतू का इस पर जान खपाती है। मसवा नफरत आमेज लहजे में बोली। मसवा, ये मत भूलो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। जरनूर बेगम पेश में आकर बोले। सोटीली बहन मसवा एकदम पकड़े लहजे में बोली और बाल झटक कर अपने दोस्तों के दरमियान चली गई। जरनूर खाली खाली निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ दिल बेदली से आंखों से बते आंसुओं को बिगड़ती हुई बाहर गार्डन में चली आई। वो कुछ देर वही खड़ी रही और खुद को कंपोज करती रही। तभी अचानक किसी ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो बेख्तियार पीछे पलटी तो सामने खड़ी अनाया मुस्कुरा रही थी। यहाँ पर आकर तो ठंडी आहें भर रही है। चल अंदर चल, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। अनाया उसका नरमी से हाथ पकड़कर अंदर ले आई। जरनूर बेगम साजिदा बेगम के साथ एक टेबल पर बैठी बातें कर रही थी। साजिदा, मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं दिल और मसबा का रिश्ता किसी अच्छे घराने के लड़के से तय करना चाहती हूँ, ताकि अपने फ़र्ज से सबकदोश हो जाऊँ। बेटियाँ जवान हो चुकी है और मैं नहीं चाहती मेरे नसीब की स्याही मेरी बेटियों की ज़िंदगी में फैले।
और वैसे भी आजकल की जवान औलादे तो अपनी मन मर्जी चलाते हैं, न नहीं चाहती जवानी में कदम लड़खड़ाए और कोई फाश गलती कर बैठे। अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो बता मुझे। ज़रूर बेगम अपनी मर्जी को जहन में रखते हुए कह रही थी। अरसम मेरा बेटा है और उसकी जिम्मेदारी भी मुझे निभानी है ताकि मुझे भी एक अच्छी बहू बेटी के रूप में मिल जाए। अरसम बड़ा ही एक शरफ का लड़का है और वैसे भी मैं बहुत दिनों से उसके लिए लड़की तलाश कर रही थी। आओ मैं तुम्हें बनवाती हूँ। साहिदा बेगम यकई खुश होकर बोले। अरसम बेटा, साहिदा बेगम ने कहा तो अरसम जो अपने दोस्तों में घेरा बातें कर रहा था वो पलटा और मुस्कुराकर माँ की तरफ देख सर को हल्की सी जंबिश दी और अरसम अपने दोस्तों से माजरत कर वहाँ से निकल आया। जी मामा। अरसम झट कर माँ के हाथ को मुँह से देने लगा। जीते रहो, अच्छा इनसे मरो, ये है। जरूर आंटी। साजिदा बेगम उसके कंधे पर प्यार से हाथ रख कर बोले। इस्लाम वालेकुम आंटी, सकता कैसी है? अरसम ने सर झका कर कहा। जरूर बेगम ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। वालेकुम इस्लाम बेटा, ठीक हूँ, और तुम अपना बताओ। जरूर की आंखें अचानक ही चमक उठी और वो कुछ सोचकर मुस्कुरा दे। अरसम काफ़ी हैंडसम था। मशहूर बॉडी और आइडियल हाइट रखने वाला बंदा था। सत्ता सूफ सफ़ेद रंग और करीब कटन हेयर स्टाइल और इस पर फ्रंट कट बेडरूम मर्दाना बाजार का मुंह बोलता मशाल था। थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातों के बाद जरूर ने साजिदा को फोर्ट कार्नर की तरफ ले जाकर कहा, तुम्हारा बेटा मुझे बहुत पसंद आया। मैं अपनी मशबा के लिए उसका रिश्ता मांगना चाहती हूँ। वैसे भी अभी गर्ल की कॉलेज की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है। मशबा काफ़ी सधर और समझदार भी है। जरूर बेगम मशबा को देखती हुई बोली, जो वाइन का गिलास लिए खड़ी अपनी किसी दोस्त से बात कर रही थी। साजिदा बेगम के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। साजिदा बेगम ने गर्ल का ख्याल दिल में रखा था, लेकिन जरूर बेगम रिश्ता मशबा से तय करना चाहती थी। ठीक है, मैं वहाँ जो रसम से बात कर आपको बताऊंगी। साजिदा बेगम ने हती अलंकार नर्म कर कहा। दूसरी तरफ अनाया ने एक पल के लिए भी गर्ल को तनहा नहीं छोड़ा था। गर्ल की भूख मर गई थी। इसने हलफ से एक भी दाना पार नहीं किया। ठीक है अनाया, मैं चलती हूँ। ज़्यादा देर हो गई है और अम्मी परेशान होती होंगी। सकता 2 बार मशकाल दे चुकी है। ज़रूर वो परेशान होंगी। गर्ल जानती थी रोज़ाना बेगम बहुत वही औरत है और वो कितना गर्ल को लेकर डरती है। रात हो चुकी है और ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ अकेली तुम्हें। रोज़ाना वहाँ मुझे जान से मार डालेगी, सकता कहेगी। जब फनकशन की इजाज़त लेना था तो 10 बार घर आती थी। सकता कॉल कर फिर दरियाफत करती थी। अब उनकी लाडो रानी को अकेला छोड़ दो ना बाबा, इतना संगीन जुर्म मुझसे नहीं होगा। अनाया हंस कर बोली, कोई बात नहीं, तरसम छोड़ आएगा। साजिदा बेगम कुछ सोचकर मुस्कुरा कर बोले, कौन तरसम आंटी? बिल्कुल झटका सा लगा। अरसम वाज मेरा बेटा। देखो नहीं, वो तुम्हें सही सलामत तुम्हें तुम्हारे घर तक डरा कर देगा। साजिदा बेगम दिल को बाजुओं में भर कर बोले, जल्दी बेटा इधर आना, एक काम था। साजिदा बेगम इशारा से एक लड़के को अपनी तरफ बुलाती हुई बोले तो बिल ने शर्म से नजरें झका ली। बिल को अजीब सा महसूस हो रहा था। वो किसी अनजान लड़के के साथ गाड़ी में जा रही थी। जी मामा, कहे क्या हुक्म बजा लाओ? अरसम जोशीले लहजे में बोला, बेटा सकता अनाया की दोस्त को उस पर घर छोड़ आओ। सकता रात ज़्यादा हो गई है और वैसे भी तुम अभी फारो हो। साजिदा बेगम तहकन से बोले, लेकिन मामा सकता कल मेरे ऑफिस में मीटिंग है और मेरी कंपनी को प्रेजेंटेशन है। अगर मैं जल्दी सोऊंगा तो कल जल्दी उठूंगा। आप ड्राइवर अंकल के होते हुए मुझे डरा करने को क्यों कह रहे हैं? अरसम को हैरानी हुई। रहने दे आंटी, मैं चली जाऊंगी। आप ख्वाह मख्वाह परेशान हो रही है। गर्ल ने मदन लहजे में कहा तो पहली बार अरसम ने उसे नजरें उठाकर देखा तो एक पर रखा, लेकिन फिर नजरें फिर ले। वो अपने हदूद जानता था और किसी भी लड़की को टपटकी बांधे देखना उसे पसंद न था, ख्वाह वो कितनी ही मासूम सकता हसीन या खूबसूरत क्यों न हो। ठीक है, मैं उस्मान को कह देती हूँ, वो तुम्हें घर तक छोड़ आएगा। साजिदा बेगम ठंडी राह भर कर कहा जानती थी। बेटा बिजनेस और ऑफिस के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस रहता था। थोड़ी देर बाद गर्ल अबुदाई कुलमार बोल वहाँ से निकल गई। पूरे 10 बजे रात को वो घर पहुंची जहाँ वजारा बेगम जय नमाज में बैठे दरगो थी। गर्ल को देखा तो दौड़कर उस पर करीब आए और लपट कर बच्चों की तरह रोने लगी। गर्ल को कुछ समझ नहीं आया और वो अपनी माँ को प्यार से सहलाने लगी। वो जानती थी उसकी माँ बहुत ज़्यादा उसे लेकर परेशान रहती थी। क्या हो गया, मैं आ तो गई हूँ, वापस फिर क्यों रो रहे हैं? अब दिल की भी पलकें भीगने लगी थी।